सर। Good evening to all of you. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Just wait 2-3 minutes. Let others may join. स्टूडेंट, तब तक आप अपनी अटेंडेंस इसमें लगाएं, अपना एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड लिख के मैसेज में टाइप कर दें। सर, रिक्वेस्ट है आपसे, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं अब। Okay.
Yes, so today we are going to discuss the second block of ECU 7. Am I audible? Yes, sir. Okay. So yesterday we discussed many things about primary data, secondary data, means source of data, sampling, types of sampling, statistical Sir, type of statistical techniques which researchers use to for their research and for collection of data. So similarly, today's topic are very similar. We are going to discuss in detail. Priyanshi, yes, what is your question? सर सेकेंडरी डाटा क्या होता है? हाँ, चिंता मत करो, सब आपको पता है, दोबारा फिर बताएंगे. जस्ट वेट, है ना. यस सर. हाँ, अभी उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. So what is today's topic? That is collection of data. And when we talk about collection of data, means it is very clear that there are two type of data. One is primary data and secondary data. And we will, although we have already discussed yesterday class, but we will just take overview today also. So first, what is collection of data? You all are aware. कल बहुत सारी चर्चा की इस पर कि collection of data है क्या basically. एक रिसर्चर अपने रिसर्च के हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो डेटा कलेक्ट करता है, डेटा में भी प्राइमरी, डेटा में भी सेकेंडरी, और डेटा में भी न्यूमरिक इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरिक, और डेटा में भी काइंड ऑफ फैक्ट और काइंड ऑफ even symbols and pictures also. These all data, how to collect and why it should be collected, we will discuss. So first, objectives इसको छोड़ दीजिए. इंट्रोडक्शन में जैसे हमने बताया कि कल हम ऑलरेडी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट आर द सोर्स, कौन कौन से सोर्सेस हैं प्राइमरी डेटा के, कौन कौन से सोर्सेस सेकेंडरी डेटा के. बट बिफोर गोइंग इन डिटेल, फर्स्ट एज पर योर स्टडी मटेरियल. सर हाँ बोलो. डोमिनेन का मतलब क्या होता है? डोमिनेन. डोमेन तो देखिए, जैसे कोई पर्टिकुलर डोमेन कहते हैं कोई स्पेसिफिक एरिया, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. मुझे नहीं मालूम आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, बट डोमेन इज द पर्टिकुलर एरिया वेयर एंड फ्रॉम वेयर रिसर्च. हाँ सर मैं पूछ रही 5.521 से. वेट करिए, अभी आने दीजिए ना अभी. ओके सर. सो देर आर सम फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑलवेज यूजिंग द डेटा. और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहले चूंकि देखिए जब भी कोई हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डेटा कलेक्शन में हमारे सामने एज ए चैलेंज के रूप में आती हैं जिनको हमें जानना है बिफोर कलेक्टिंग द डेटा. तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी, मीन्स किस टाइप का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी प्री डिसाइडेड. हमें किस टाइप का डेटा हमें कलेक्ट करना है, क्या हमारा पर्पज है, वो हमें प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ डेटा एंड व्हाई वी आर कलेक्टिंग डेटा. दैट शुड बी वेरी क्लियर. सेकेंड इज स्कोप ऑफ इंक्वायरी. स्कोप ऑफ इंक्वायरी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो तीनों के सेट को कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंक्वायरी. तो इसका बेसिकली हम रिसर्चर का पर्पज क्या है, उसको किस टाइप के क्वेश्चंस रखने हैं, किस टाइप का उनका इंटरप्रिटेशन आगे रिसर्चर कर पाएगा, तो दैट शुड बी आल्सो वेरी क्लियर. क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जो हमारे डेटा कलेक्शन को अफेक्ट करता है. कि अगर हमें एक स्कोप ऑफ इंक्वायरी हमारे प्री डिसाइडेड नहीं है तो उस डेटा कलेक्शन में हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं और बहुत सारी उसमें शॉर्ट कमिंग्स भी आ सकती हैं. थर्ड इज फाइनेंशियल रिसोर्स. एज यू आर अवेयर, विदाउट फाइनेंशियल नो डेटा कैन बी कलेक्टेड. अगर एक सिंपल हम एक क्वेश्चनर बना करके उसको हमें किसी क्लासरूम में जाना है या किसी स्कूल में कॉलेज में जाना है,
डेफिनेटली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और उसका क्वेश्चनर का प्रिंटिंग एक्सपेंसिव, इवन जो हम क्वेश्चनर का जो हम बना रहे हैं क्वेश्चंस, उनको हमें किसी एक्सपर्ट से बनवाना पड़ सकता है या किसी एक्सपर्ट से उनको हमें रिव्यू कराना पड़ सकता है। एवरीवेयर फाइनेंस इन्वॉल्व, सो फाइनेंशियल रिसोर्स को हमें ध्यान रखना है। फाइनेंशियल रिसोर्स के अकॉर्डिंग ही हमें अपना डेटा कलेक्शन करना है कि जिसमें कम से कम फाइनेंशियल रिसोर्स इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट इज टाइम फैक्टर। यस ऑफ कोर्स, हमें ऐसा डेटा, हमें ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज नहीं करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। सपोज कीजिए हमें डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट 4 कॉर्नर्स पर हमें जाकर के 4 लोगों का इंटरव्यू लेना, तो डेफिनेटली वी विल विजिट ऑल 4 कॉर्नर्स और उसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो हमें उस टाइप का हमें टेक्निक्स, उस टाइप की मेथोडोलॉजी, उस टाइप का हमें कोई ये वे, मीडिया वे निकालना पड़ेगा जिससे हमारा टाइम कम लगे। जस्ट मिनट। Yes. So fifth is status of the investigating agency. जिस भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, दैट मे बी द रिसर्चर, दैट मे बी द काइंड ऑफ एजेंसी जिसको डेटा कलेक्ट करना है, उसका स्टेटस क्या है, वो किस टाइप का डेटा कलेक्ट कर रही है। सपोज करिए हमें सेंसस निकालना है, कोई गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो डेटा उसी के अकॉर्डिंग हमें कलेक्ट करना है जिस पर्पज के लिए वो एजेंसी फ्रेम है। यस, ह्यूमन रिसोर्स जो इन्वॉल्व होता है फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, वो भी इम्पोर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज बीइंग इन्वॉल्व फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड इसको हम आगे और इलैबोरेट करेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, दैट शुड बी ट्रेन्ड एनफ, दैट शुड बी वेरी मच अवेयर होना चाहिए कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स इसमें यूज कर रहे हैं जो कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, दैट शुड बी ट्रेन्ड एनफ, और उसको जो क्वेश्चनर्स को वेल इक्विप्ड होनी चाहिए वो। यस, द सेवंथ इज अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा। जिस सेकेंडरी डेटा को हम अगर कलेक्ट करना चाहते हैं एज पर आवर रिसर्च, वो सेकेंडरी डेटा कहाँ अवेलेबल होगा, किस तरह से अवेलेबल हमको हो सकता है, वो भी हमें प्रॉपर इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। द एट्थ इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, उसके बारे में भी एक रिसर्चर को पहले से पता होना चाहिए कि ये भी एक आपका अफेक्टिंग फैक्टर है जो आपके डेटा को अफेक्ट कर सकता है। तो डिटेल में यही दिया है। ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, जो हम डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज द वन जो फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। तो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा इस तरह का डेटा होना चाहिए कि जो हम पर्पज हम लिए हैं रिसर्च का उसके अकॉर्डिंग। स्कोप ऑफ इंक्वायरी मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल रिसोर्सेस बताया, टाइम फैक्टर्स बताया कि टाइम फैक्टर्स है, स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिंग एजेंसी, ह्यूमन रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिगार्ड, ये इसके बारे में हमने डिटेल में किया। प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब देखिए प्राइमरी डेटा को जो हम कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, व्हेन यू डिसाइड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा यू हैव टू प्लान द फील्ड वर्क क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। जिस फील्ड से आपको डेटा कलेक्ट करना है प्राइमरी, मीन्स यू हैव टू give the kind of questionnaire, kind of this rating schedule to the respondent, ताकि वो उसको भरेंगे। तो इसके लिए आपको फील्ड पहले से आपको, यानी कि आपको सैम्पलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आप किस सैंपल से अपना क्वेश्चनेयर अपना फिल्ड करा रहे हैं।
टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा यूनिट इन टर्म्स किस यूनिट किस टाइप की स्टैटिकल यूनिट्स आप यूज कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है. Problem concerning the techniques of data collection is also to be looked into. As you know, there are two type of techniques, means census method and sampling method. तो means आपको ये पहले से देखना है कि आप सेंसस मेथड यूज कर रहे हैं या पहले उसको सैम्पलिंग करेंगे तब उस पर आप अपना क्वेश्चन एडमिनिस्टर करेंगे. डेवलपिंग द टाइम फ्रेम इज अनदर प्रॉब्लम. टाइम फ्रेम जो आपको एक बनाना पड़ेगा कि हम इतने समय में अपना क्वेश्चनर बना लेंगे, इतने समय में क्वेश्चन को एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे और इतने समय में इसको हम डेटा एनालिसिस कर लेंगे. Before the collecting primary data, it is necessary to decide on the degree of accuracy desired. As you know, the reasonable level of accuracy is desired in all statistical inquiries. The desired level of accuracy, यानी आपको accuracy इसको पहले determine होनी चाहिए. ये बेसिकली जो हमने अभी जो ऊपर पढ़ा है कि कलेक्शन डेटा में कौन कौन से अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, उन्हीं से मिलते जुलते हैं कि आपको प्राइमरी डेटा में कलेक्ट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आगे चलिए. ये आज बिकॉज टुडे इज 5, आज इसके 5 यूनिट हैं, थोड़ा सा हमें स्पीड अप करना पड़ेगा. मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, हमने कल भी इस पर डिस्कस किया कि प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं. जैसे ऑब्जर्वेशन इज द वन. हम अपने जो रिसर्चर का जो हमारा रेस्पोंडेंट है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसकी जो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमने हाइपोथेसिस लिए हैं उसके एक्शंस को रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, जनरली हम उसका बिहेवियर हम लोग देखते हैं, चाइल्ड बिहेवियर देखते हैं, चाइल्ड की जो आपकी जो डिसेबिलिटीज हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, या उनकी जो राइटिंग स्किल्स है, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व करके हम एक रिसर्च का आउटकम्स हम बनाते हैं. सेकंड है पर्सनल इंटरव्यू. हम किसी, जैसे हम लोग सपोज कीजिए किसी चाइल्ड की हम केस स्टडी हम लोग बना रहे हैं, तो उस चाइल्ड के लिए उस चाइल्ड से हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ उसका उनके पेरेंट्स में मदर फादर का इंटरव्यू लेते हैं. तो जब हम 1 to 1 एक इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट के बीच में 1 to 1 जब इंटरेक्शन होता है क्वेश्चंस को लेकर के, तब वो कहलाता है पर्सनल इंटरव्यूइंग. आगे चलिए. ये थ्रू लोकल रिपोर्ट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट, आपने देखा हो मीडिया में भी जो लोकल रिपोर्ट्स बनाते हैं वो सब पर्सनल. जैसे मान लो किसी लीडर का हमें इंटरव्यू लेना है. क्वेश्चनर हम कल डिटेल में पढ़े थे. क्वेश्चनर इज द सेट ऑफ क्वेश्चंस. एक मिनट.
Yes, there was a call. Priyanshi, are you there? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चनर के बारे में तो प्रियांशी कल हमने डिस्कस किया था। इसकी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे उसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसकी मेरिट्स इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिक है। एक बार हमने कोई क्वेश्चनर बनाया या किसी का स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमने लिया, तो इसको हम बहुत बड़े लार्ज स्केल पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक ये कैलकुलेशन में भी इसलिए आसान है क्योंकि ये फ्री ऑफ बायस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्चर कोई थोपना चाहता हो कि मान लो रिसर्चर ने अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो कई बार रेस्पोंडेंट को डिफरेंट तरीके से वो प्रभावित कर सकती है। कोई प्यार से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई थोड़ा सा गुस्से से पूछ रहा है, तो थोड़ा सा लाउडली पूछ रहा है। तो क्वेश्चनर एक तरह से अनबायस्ड होता है और उसमें रिसर्चर या रेस्पोंडेंट अपने अकॉर्डिंग कूलली उसको आंसर लिखता है। दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, सभी के लिए सेम है। तीसरा ये है कि रिमोट प्लेस पर भी जा सकता है कि जहाँ पर आप खुद नहीं जा सकते, आप क्वेश्चनर अपना बाय पोस्ट या आजकल तो मेल्स है, गूगल क्वेश्चनर्स है, बहुत सारे तरीके हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट है कि लार्ज सैंपल पर भी, बहुत बड़े सैंपल पर भी ये क्वेश्चनर प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे समटाइम्स द रेस्पोंडेंट डू नॉट बॉदर टू रिटर्न द क्वेश्चनर। यहाँ अगर सपोज करिए आपने पोस्ट से कोई क्वेश्चनर किसी को भेजा, तो अगर कोई वापस नहीं भेजेगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है रिसर्चर के लिए कि हाउ टू कलेक्ट दैट फील्ड क्वेश्चनर। दूसरा है कि क्वेश्चनर कैन बी सर्कुलेटेड ओनली अमंग द रेस्पोंडेंट हु आर एजुकेटेड। यहाँ सपोज करिए हमें एक ऐसे डेटा पर काम करना है जिसमें मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट इस तरह का ग्रुप हो। अगर इलिटरेट से हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उनके व्यूज, उनके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गिव देयर आंसर इन रिटन क्वेश्चनर। थर्ड है, वंस द क्वेश्चनर आर सेंड टू रेस्पोंडेंट द इन्विजिलेटर कैन नॉट चेंज। देखिए, कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में आप क्वेश्चन को रिफ्रेम कर सकते हैं या उससे सही आंसर निकालने के लिए उसमें एक दो चीज आगे पीछे जोड़ सकते हैं, लेकिन वंस क्वेश्चनर इज प्रिंटेड एंड सेंड टू द रेस्पोंडेंट, उसके बाद रिसर्चर उसमें कुछ भी चेंज या कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर पाता। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिफिकल्टी ऑफ अमेंडिंग द अप्रोच वंस द क्वेश्चनर हैव बीन डिस्पैच्ड। अगर क्वेश्चनर में कोई डिफिकल्टी लेवल है, कोई समझ में नहीं आ रहा रेस्पोंडेंट का कि इसका क्या मतलब है, तो वहाँ रिसर्चर नहीं है उसको क्लियर करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। ये भी एक लिमिटेशंस है। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगुअस रिप्लाई और ओमिशन ऑफ रिप्लाई। देखिए, अगर क्वेश्चंस समझ में नहीं आएंगे इसको रेस्पोंडेंट को, तो वो आंसर भी कुछ के आंसर नहीं भी देगा और कुछ जो डिफिकल्ट उनको लगेंगे उनको छोड़ देगा। तो इससे कंप्लीट डेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप क्वेश्चनर भेज करके रेस्पोंडेंट को विलिंग नहीं कर सकते कि वो उसका जवाब दे ही। यस, सो ये कुछ डिमेरिट्स कह लीजिए इनको, या लिमिटेशन। डिमेरिट तो नहीं, देयर आर सम लिमिटेशंस बाय यूजिंग द क्वेश्चनर फॉर द स्टडी।
नेक्स्ट क्या है आपका फीचर्स ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। देखिए लिमिटेशंस या मेरिट के अलावा बहुत सारे कुछ ऐसी चीज हैं, एक गुड क्वेश्चनेयर किस तरह का होना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द क्वेश्चनेयर मोर इफेक्टिव, देखिए एवरी क्वेश्चनेयर कैन नॉट बी गुड, तो कौन सा क्वेश्चनेयर गुड क्वेश्चनेयर की कैटेगरी में आएगा? तो वन इज इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, कोई भी क्वेश्चनेयर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए और उसकी जो लैंग्वेज है दैट शुड बी टू सिंपल। क्वेश्चनेयर शुड प्रोसीड इन लॉजिकल सीक्वेंस, ऐसा ना हो कि एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उसका सीक्वेंसिंग प्रॉपर हो, ऐसा ना हो कि पहले शुरू में टफ क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो बाकी जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो रेस्पोंडेंट नहीं देख पाता, इसलिए एक प्रॉपर सीक्वेंस हो, बल्कि कोशिश यही रहे कि जो सिंपलेस्ट से टफेस्ट की तरफ हम जाएं, तब हमारा जो रिसर्च रेस्पोंडेंट है वो इंटरेस्ट लेगा उसके आंसर्स के लिए। दूसरा क्वेश्चनर वो अच्छा होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस होती हों, यानी कि एक तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो कई बार क्या होता है बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चनर जो हो कोशिश हो कि यस और नो में आंसर हो, या जो आपको जो लिकर्ट्स है वो यूज हो 3 पॉइंट स्केल और 5 पॉइंट स्केल, जिसको हम आगे बताएंगे। 3 पॉइंट स्केल 5 पॉइंट स्केल हल्का सा जान लीजिए। एक स्टेटमेंट होता है उसके 3 आंसर्स होते हैं, जैसे एग्री, न्यूट्रल एंड डिसएग्री, इसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट स्केल। 5 पॉइंट स्केल में स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये 5 पॉइंट स्केल है। और ये लिकर्ट्स ने आइडेंटिफाई किया, इसलिए बोलते हैं हम लिकर्ट्स 5 पॉइंट स्केल क्वेश्चनर। इन ऑर्डर टू एंश्योर द रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखिए मोटा मोटे अक्षरों में बता देते हैं, रिलायबल उस क्वेश्चनर को कहते हैं कि अगर एक सेट ऑफ ग्रुप पर वो क्वेश्चन 10 बार भी अगर एडमिनिस्टर किया जाए तो वही उनका आंसर होना चाहिए, मीन्स वो क्वेश्चनर रिलायबल है। वैलिड, एक वैलिडिटी अभी आया नहीं, वैलिडिटी बता रहे, वैलिडिटी उसको बोलते हैं कि क्वेश्चनर पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बना हो। जब सपोज कीजिए एक क्वेश्चनर बनाया है अपने क्लास 8th के लिए, तो नेचुरल है कि क्लास 7th के बच्चे, क्लास 6 के बच्चे उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मीन्स दैट क्वेश्चनर इज नॉट वैलिड फॉर लोअर क्लासेस और हायर क्लासेस। सो पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चनर सेट होना चाहिए, तभी वो उनके लिए वैलिड होगा। ये हम बात कर रहे थे हम रिलायबिलिटी की। देन एडिक्वेट स्पेस फॉर आंसर, अगर आपका ये मल्टीपल चॉइस में नहीं है तो प्रॉपर क्वेश्चनर के बाद में एक स्पेस होना चाहिए जिसमें अगर ओपन क्वेश्चंस हैं जिसमें अपना रेस्पोंडेंट अपना आंसर लिख सके। लेआउट एंड डिजाइन डेफिनेटली है कि अगर कोई क्वेश्चनर अट्रैक्टिव होगा या जिसकी प्रिंटिंग है प्रॉपर होगी, या जिसकी जो उसमें जो यूज किया गया फॉन्ट अगर वो अट्रैक्टिव है तो वो कई बार रेस्पोंडेंट को भी अट्रैक्ट करेगा उसके आंसर्स देने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल फॉन्ट यूज किया गया है, रेस्पोंडेंट इजीली उसको रीड नहीं कर पा रहा है, तो वो डिफिकल्टी होगी, यानी कि दैट इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनर। शेड्यूल हम कल बताए थे कि शेड्यूल एंड क्वेश्चनर बोथ आर सेम, दोनों सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, बस शेड्यूल इसलिए है कि इसको इनोमिनेटर्स यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज, और इसमें वेरी स्पेसिफिक रेस्पोंडेंट होते हैं। जैसे आपने अगर सेंसस निकालना हो तो वहाँ शेड्यूल यूज होता है, और कोई स्मॉल टाइप में स्टडी हो या कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो वहाँ क्वेश्चनर यूज होता है। हम इस पर कल भी चर्चा किए थे। इनके कुछ मेरिट्स हैं, शेड्यूल की भी मेरिट्स हैं कि द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, जो शेड्यूल मेथड है, यानी कि वो भी मैंने कहा कि काइंड ऑफ क्वेश्चनर है वो, और उस क्वेश्चनर यानी कि हम पर्टिकुलर शेड्यूल की बात करें तो इसकी मेरिट है इट कैन बी अडॉप्टेड इन दोज केसेस वेयर इन्फॉर्मेंट आर इलिटरेट। देखिए शेड्यूल में क्वेश्चनर की खासियत होती है कि क्वेश्चनर खुद भरना पड़ता है, शेड्यूल आप इवन किसी की मदद से भरवा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब जनगणना होती है तब उसके लिए जो आपका जो पर्सन आता है वो आपसे पूछता है, ना कि वो इंडिविजुअल रेस्पोंडेंट से भरवाता है क्वेश्चनर। ये है आपका शेड्यूल, यही इसकी मेरिट है। प्रॉब्लम ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इज अवॉइडेड एज द इनोमिनेटर गो पर्सनली टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन एक्सटेंसिव इंक्वायरीज। हम चूंकि सेट ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और
बहुत सारे इसमें पार्ट भी होते हैं, इसलिए यूजफुल है फॉर सेंसस पर्पज और मैनी अदर पर्पज फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज. आइडेंटिटी ऑफ रेस्पोंडेंट इज नॉन विच इज नॉट ऑलवेज क्लियर इन केस ऑफ क्वेश्चनर. यहाँ जब आपने बताया जो इनोमिनेटर खुद जा रहा है रेस्पोंडेंट के पास, मीन्स उसकी आइडेंटिटी क्लियर है कि वो मेल है, फीमेल है, किस विलेज से है, क्या उसका नाम है, दैट इज वेरी क्लियर. बट वंस वी आर सेंडिंग क्वेश्चनर इन द क्लासरूम, सो हमें पहले उसका नाम, उसका बारे में कुछ नहीं पता है. वो क्वेश्चनर में अपना नाम, अपना सब कुछ इंफॉर्मेशन देने के बाद ही बाद में रिसर्चर को पता चलता है कि इस कैंडिडेट का नाम ये, इस रेस्पोंडेंट का नाम ये है. There are some, of course, there are some limitations of schedule also. This method is very expensive as enumerator are generally paid person. आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो सेंसस डेटा कलेक्ट करते हैं, मीन्स दे हैव टू पे TA, DA and all, so it is very expensive. Another limitation is that the investigator is not good in interviewing. Most of the information collected by him and may be unreliable. ये कहने की बात नहीं है, लेकिन जब आप कोई पर्सन जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, अगर कोई पर्सन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन मैनी टाइम्स जो इनोमिनेटर है वो खुद ही फिल कर देते हैं और डेटा सबमिट कर देते हैं जो एजेंसी और जो आपकी कंपनी है. सिंस द इन्वेस्टिगेटर इज प्रेजेंट व्हेन रेस्पोंडेंट इज गिविंग द आंसर, द रेस्पोंडेंट मे नॉट गिव आंसर टू सम पर्सनल क्वेश्चंस फ्रीली. ये कुछ लिमिटेशंस हैं. अब चॉइस ऑफ मेथड में हमने जाना कि जब हम कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ इम्पोर्टेंट हैं कि हम कौन सा डेटा किस मेथड से अपना कलेक्ट कर रहे हैं. सपोज करिए हमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना है, तो हमें जो मेथड यूज करना होगा वो हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग हमें मेथड यूज करना होगा जो जुडिशियली जिसको रिसर्चर यूज कर सके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेटा हमें क्वाइट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव मिले. सो फॉर दिस पर्पज एज ए रिसर्चर वी शुड कंसीडर नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, जैसे हमने अभी पढ़ा, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड पढ़ा, द टाइम फैक्टर पढ़ा, और ये प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, अदर रेलेवेंट फैक्टर्स जो हमने 5.2 में पढ़े, ऊपर जो हमने पढ़े, ये सब चीज़ें हैं कि हम अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड. ये जस्ट रिपीटेशन है. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा. एज आई सेड यस्टरडे, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर ऑन बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिकल टूल्स. जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया, क्वेश्चनर हो सकता है, शेड्यूल हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है. बट एज फार एज सेकेंडरी डेटा इज कंसर्न, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश रिसोर्स. पब्लिश रिसोर्स में क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया, दैट मे बी द न्यूज पेपर, दैट मे बी द जर्नल, दैट मे बी द दिस रिसर्च की जो थीसिस होती हैं वो भी हो सकते हैं, काइंड ऑफ रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें. या फिर जो सेंसस डेटा है वो भी सेकेंडरी डेटा है. इवन देयर मे बी सम अनपब्लिश्ड डेटा. सपोज कीजिए किसी रिसर्चर ने कोई डेटा कलेक्ट किया फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पज, दैट डेटा कैन आल्सो बी यूज एज ए सेकेंडरी डेटा. बट इस जो सेकेंडरी डेटा है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस एंड मेरिट्स होती हैं. पब्लिश, आपको मैंने अभी बताया कि रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशंस हो सकते हैं, और जो आपके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है, वर्ल्ड बैंक का है, WTO का है, ये इनकी रिपोर्ट है, ये सेकेंडरी डेटा है. न्यूज़पेपर में जो आती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो पब्लिकेशंस आते हैं, इवन प्राइवेट पब्लिकेशंस आपने देखा होगा, इवन एजुकेशनल पर्पज से, इकोनॉमिक से रिलेटेड जो जर्नल्स हैं, या जो सोशल एक्टिविटीज से जो जर्नल्स आपने पढ़े होंगे, जैसे योजना है, और इवन प्रतियोगिता दर्पण है. देयर आर सो मैनी मैगजीन्स, वो भी सब सेकेंडरी डेटा के रूप में यूज होती हैं. अनपब्लिश हमने अभी बताया, कल भी बताया था कि अनपब्लिश डेटा वो होता है, सपोज किसी रिसर्चर ने, किसी पर्टिकुलर एजेंसी ने डेटा रिसर्च किया फॉर एनी पर्पज एंड दैट कुड नॉट बी यूज. सो उस डेटा को कोई भी एजेंसी, कोई भी रिसर्चर उस डेटा को यूज कर सकता है, वो चाहे वो अपनी बाय पेइंग और बाय देयर क्रेडिट, वो क्रेडिट के बेस पे भी उस डेटा को यूज कर सकते हैं, एंड बाय पेइंग सम अमाउंट. ये प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग सेकेंडरी डेटा. देखिए, डेटा जब हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं, मीन्स दैट डेटा इज रिलेटेड टू अदर्स पर्सन, अदर एजेंसी,
सो पहले हमारी प्रिकॉशन है कि उस डेटा की रिलायबिलिटी हम जाने कि वो डेटा कितना रिलायबल है और उसको हम कितना यूज कर सकते हैं फॉर आवर पर्पज। तो इसमें 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हु कलेक्टेड द डेटा, what were the source of data, were they collected in proper manner, at what time were they collected, was the compiled bias, सॉरी कंपाइल्ड कोई उसमें बायसनेस तो नहीं थी, व्हाट आर द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। सो ये बहुत सारी चीजें हैं, 4-5-6, ये डिसाइड करती हैं कि दैट डेटा इज रिलायबल और नॉट। सो ये हमें प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है। सुटेबिलिटी ऑफ डेटा मीन्स वो है कि पर्टिकुलर डेटा रिसर्च के लिए सूट करना चाहिए। सपोज करिए हम करना, एक रिसर्चर करना चाहता है द स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ ओडीएल लर्नर्स टुवर्ड्स यूज ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन, और हमें डेटा जो मिला वो मिला परसेप्शन ऑफ ओडीएल लर्नर्स, सो दैट डेटा मे नॉट बी यूज। डेटा सुटेबल वही है। अगर हमें एटीट्यूड का डेटा चाहिए तो एटीट्यूड का डेटा ही सुटेबल है, नॉट अदर रिलेटेड पैरामीटर्स दैट मे बी द कॉग्निजेंस लेवल या एटीट्यूड, सॉरी अवेयरनेस या परसेप्शंस। एडिक्वेसी ऑफ डेटा ये है कि डेटा कितना एडिक्वेट है हमारे स्टडी के लिए। सपोज करिए हमें चाहिए 100 लर्नर्स का डेटा और हमारे पास किसी सेकंड रिसर्चर का 20 का है या 1000 का है या 10,000 का है, उसमें हम डेटा सेग्रीफाई नहीं कर पाएंगे। सो डेटा हमें एडिक्वेट होना चाहिए जिसको हम यूज कर सकें, और दैट शुड नॉट बी टू मच ओल्ड। ऐसा ना हो कि डेटा 10 साल पुराना, 20 साल पुराना हो, या जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। हम बात कर रहे हैं प्लेन एरिया में और हमारे पास डेटा है हिली एरियाज का, हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और डेटा हमारे पास फॉरेन का है। सो डेटा शुड बी एडिक्वेट, तभी हम सेकेंडरी डेटा को प्रॉपर यूज कर पाएंगे। इसी में एडवांटेज और डिसएडवांटेज बिल्कुल सिमिलर इसमें आपको मिलेंगी। एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिक होता है, चूंकि इस डेटा को कलेक्ट करने में एक्सपेंसिव नहीं होते। सेकंड डेटा इजीली अवेलेबल होता है। सेकंड डेटा फैसिलिटेट करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर को, चूंकि उसकी जस्ट मिनट यस। सो ये कुछ एडवांटेज हैं। यस, डिसएडवांटेज आल्सो। सेकेंडरी डेटा इज वेरी रिस्की है, क्योंकि वो पर्पज पता नहीं वो किस पर्पज से उस फर्स्ट रिसर्चर ने उसको कलेक्ट किया था। तो एक उसका जो रिलायबिलिटी है, सुटेबिलिटी है, एडुकेसी है, वैलिडिटी है, यूजेबिलिटी है, दैट इज नॉट क्लियर। तो बिफोर यूजिंग द सेकंड डेटा वी शुड बी वेरी मच केयर अबाउट द टाइप ऑफ सेकेंडरी डेटा उसको हम यूज कर रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड सेकेंडरी डेटा विच एग्जैक्टली फिट एंड नीड्स, क्योंकि जब हम डेटा प्राइमरी डेटा यूज करते हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग होता है, बट सेकेंडरी डेटा मे नॉट बी यूजफुल for researcher who is using as a secondary data. There is also problem finding secondary data which is sufficient accurate। वो देखिए सब उसी के बारे में है, कोई accurate data अगर नहीं है कोई, तो चूंकि जो secondary data है फर्स्ट रिसर्चर के लिए बायस भी हो सकता है, इनएडुकेट हो सकता है। साइज ऑफ सैंपल जैसे मैंने बताया कि वो 1000 पर किया हुआ है, हमें 100 पर करना है, या 20 पर हमें डेटा अवेलेबल है, हमें 100 पर करना है। ये सब चीजें इनकी डिसएडवांटेज के रूप में है, एंड वन शुड बी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग दिस डेटा। So this is the first block, and just take 1 minute rest. I am just sharing the second unit of this block.
Yes, this is collection of data, and it is very simple because once we collect the data, just उसको classify करना है हमको data को कि how to classify that data. Classify means kind of segregation, kind of defining the data. इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. Meaning of classification. Classification means arrangement of mass data. अगर बहुत बड़ा data है उसको how to arrange, that is known as classification data. And classification of data is based on their similarity, their resemblance, and their and purpose of the researcher. For what purpose the data is being collected. इसको और data थोड़ा सा आगे पढ़िए इसको. Yes, methods of classifications. So classification can be done by two ways. One is classification according to attributes and classification according to variable. Attributes means category of respondents, जैसे male, female, rural, urban, creamy layer, non creamy layer. So ये क्लासिफिकेशंस में आते हैं और क्लासिफिकेशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स में आते हैं. तो देखिए जैसे एक एग्जांपल है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट. सिंपल क्लासिफिकेशन है जहां एक स्टूडेंट का ग्रुप है, हमने उसमें दो ही हमने पैरामीटर लिए हैं, दैट इज मेल फीमेल. तो दैट इज मीन्स उनका बेस्ड ऑन जेंडर. और वन अदर वर्ड्स आजकल उसको हम यूज नहीं करते हैं, पहले हम लोग यूज करते थे बेसिस ऑन सेक्स, आजकल हम यूज करते हैं बेसिस ऑन जेंडर. मीन्स स्टूडेंट के क्या जेंडर है, मेल है, फीमेल है, या फिर थर्ड जो तीसरा जेंडर है, उसको क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन. जहां 2 और 3 में क्लासिफाई कर रहे हो ग्रुप को. जहां ग्रुप को फर्दर हम क्लासिफाइड कर रहे हो, जैसे सपोज करिए स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसको पहले क्लासिफाइड किया मेल एंड फीमेल में, मेल को अगेन क्लासिफाइड किया मैरिड अनमैरिड में, फीमेल को भी सिमिलरली क्लासिफाइड किया मैरिड अनमैरिड में. दैट इज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. इसके आगे भी और आगे जा सकता है कि मैरिड में भी कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, अनमैरिड में कितने लिटरेट, कितने इलिटरेट, सिमिलरली मैरिड में कितने लिटरेट, कितने इलिटरेट, फर्दर उनका एज ग्रुप के अकॉर्डिंग. तो उसको हम फर्दर करते रहेंगे, उसको हम आगे क्लासीफाई. ये एट्रीब्यूट्स है. अगर हम इफ यू टॉक अबाउट द क्लैरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मीन्स जो जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम रिसर्च कर रहे हैं. वेरिएबल जैसे एग्जाम्पल वेजेज हो सकता है, एज हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, मार्क्स हैं, डिस्टेंस हैं, क्या उनका एटीट्यूड है, क्या उनका परसेप्शन है, कितना उनका अवेयरनेस लेवल है. दीज आर कॉल्ड वेरिएबल. वेरिएबल के हालांकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. अगर होगा तो उसको आगे हम फर्दर देखेंगे. सो एक एग्जांपल देख लीजिए. यहाँ पे हम लोग यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कोई बहुत बड़ा डेटा है उसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं. यानी कि एक ग्रुप के जो मार्क्स मिले हैं वो 0 से लेके 50 तक के बीच में है. हमने 0 to 10 एक हमने क्लास इंटरवल लिया, उसमें कितने स्टूडेंट्स आए, 15 आए. 10 to 20 में कितने आए, 25 आए. सो ये एग्जाम्पल कहलाता है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स 0 से 10 के बीच में 15 लोग हैं या 15 उसकी फ्रीक्वेंसी है जिनके मार्क्स बिटवीन 0 to 10 है. 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 to 20 है. ये आपका कहलाता है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर जो फर्स्ट है ये क्लास इंटरवल कहता है, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं. 0 to 10, 10 to 20, दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल. ये फर्दर बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि 0 to 10 में 18 ईयर्स के कितने, 19 ईयर्स के कितने, 20 ईयर्स के कितने, 21 के कितने, एंड टोटल कितने हैं.
ये फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूट किया, फर्दर रीअलोकेशन किया कि 0 से 10 नंबर पाने वाले लोग कितने, 18 साल के, कितने 19 साल के, कितने, बट टोटल क्लास इंटरवल 0 to 10 के बीच में 15 स्टूडेंट्स हैं, दोज आर हैविंग मार्क्स बिटवीन 0 to 10। ये मल्टी वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप उसमें देखें तो यूनी है वो, दैट इज यूनी। यूनी मीन्स यहाँ पे हमने मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इफ वी डिवाइड फर्दर, इफ वी क्लासिफाइड फर्दर कि मेल्स का हमें अलग बताओ 0 से 10 के बीच में कितने मार्क्स लिए हैं, और फर्दर एज वाइज, दैट इज कॉल्ड मल्टी वेरिएट। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, वन इज एज एंड सेकेंड इज जेंडर, इसको हम बोलते हैं मल्टी वेरिएट। और भी बहुत सारे इसमें एज है और दूसरा जेंडर है। यस, दो इसमें वेरिएट हैं। तो दिस इज द एग्जांपल। 0 से 10 क्लास इंटरवल है जिसमें मेल फीमेल को फर्दर क्लासिफाइड किया है। इसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, फर्दर क्लासिफाइड किया। 19 ईयर्स के कितने मेल फीमेल हैं, 20 ईयर्स के कितने मेल फीमेल हैं, और इस तरह से हमने उसको फर्दर क्लासिफाइड किया। ये क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा। टर्म्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में कि पर्टिकुलर जो रिजल्ट जो आया है वो कितने बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस बड़े से ग्रुप में, तो ये हमारा उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। That after studying the meaning and method of frequency distribution, we should now discuss about the terms related to frequency distribution. इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। Just a minute, wait. Yes. What is next? ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये जैसे क्लास इंटरवल में बताया, लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और मिड पॉइंट दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो मिड पॉइंट या मिड वैल्यू आ जाएगी। आगे चलिए। वन थिंग और मोर इम्पोर्टेंट, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे हम लोग लिमिट नहीं लगा रहे, 0 से 10 नहीं लगा रहे, हम लगा रहे हैं लेस देन 10, लेस देन 10 से जितने भी कम है तो उसको हम ओपन छोड़ दिया हमने। 40 एंड अबव, यहाँ पे हमने 50 नहीं लिखा, 40 से अबव जितने भी होंगे तो ये कहलाते हैं हमारे ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्लास इंटरवल स्पेसिफिक नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट, सॉरी। ये सब उसी के क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में एग्जांपल्स हैं। Yeah, this is for formation of a frequency distributions। ये हालांकि आपने जो लोअर क्लासेस होंगी 10th में 9th में आपने पढ़ा होगा इसको, कि हमको ये एक बिग डेटा है, इस बिग डेटा को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को किसी भी ऑर्डर में डाल लीजिए, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए, और उसके बाद उस डेटा को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके या क्लास इंटरवल यूज करके। मीन्स आपने डेटा ये डाला, देखिए कितना है ये डेटा आपका, द मार्क्स स्टैटिक कैन बी प्रेजेंटेड असेंडिंग ऑर्डर। ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ से डाला असेंडिंग ऑर्डर, ये 13, ये असेंडिंग ऑर्डर कहाँ है, ये नहीं, अभी ये असेंडिंग नहीं, इसको असेंडिंग में डालना है। स्टेप्स कंस्ट्रक्टिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले तो जो बड़ा डेटा आपके पास है, फॉर एग्जांपल आप इसी को ले लीजिए, इसमें आपको सबसे पहले लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी, जो सबसे लोअर डेटा है उसको, और सबसे मैक्सिमम डेटा उसको। उसके बाद में एक पर्टिकुलर इंटरवल का लेते हुए 5 का इंटरवल ले लीजिए, 10 का इंटरवल ले लीजिए। सपोज करिए 5 का इंटरवल ले रहे हैं तो क्लास इंटरवल बनेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15।
सर ये वाले बहुलक और माध्यिका है क्या? प्रियांशी, क्या क्वेश्चन था आपका? सर ये पूछ रहे थे जो आपने बताया था 0 से 5 और 10 से 5 ये बताए थे आपने। हाँ, ये क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको। हाँ, ये बहुलक या माध्यिका में आते हैं? बहुलक और माध्यिका में आगे यूज होंगे। बहुलक उसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिखाया, ये डेटा आप देख रहे हैं ना, रॉ डेटा, इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही बहुलक होता है। यस सर। आगे हम बताएंगे इसको। ये सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है, मीन, मीडियन, मोड, यानी कि आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसको आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम जो ये रॉ डेटा हमको मिला है इतना बड़ा, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन का बारे में सीख रहे हैं। तो पहला है क्लास इंटरवल बना लीजिए 0 से 10 या 0 से 5, और देखिए कि 0 से 10 के बीच में कितने डेटा आ रहे हैं, 10 से 20 के में कितने हैं। जैसा एग्जांपल ये आपको ऊपर दिखाया था एक टेबल, ये टेबल, ऐसी टेबल, आप ऐसी टेबल बना लीजिए। इस जो नोड नया डेटा आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप रिस्ट्रक्चर कर दीजिए क्लास इंटरवल में। ये रहा, देखिए, जैसे 0 से 10 में आप टैली, ये पढ़ा होगा आपने, एक कोई नंबर अगर आया तो यहाँ टैली रख दीजिए। ये 2 बार 2 लिख लिया, ये 4 बार के बाद एक क्रॉस कर देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं फिर हम। तो 5 + 3 10, इस तरह से हम लोग टैली बार लगा करके इनको देखते हैं कि ये जो डेटा ऊपर जो हमें रिप्रेजेंट किया गया है 0 से 10 में 2 नंबर्स हैं, यानी कि 2 डेटा हैं। 10 से 20 के फिगर वाले 8 डेटा हैं। कंप्लीट डेटा को आप इस तरह से आपने रिस्ट्रक्चर कर लिया। इसको म्यूट कर लीजिए प्रियांशी। बेसिकली यहाँ क्लासिफिकेशन डेटा का मतलब ये है कि कोई बड़ा डेटा है, उसको हम क्लास इंटरवल में यूज करके उस डेटा को टैली चिन्ह, जो आपने पढ़ा होगा 10th में भी पढ़ा होगा, चाहे आप आर्ट साइड से रहे हो, कॉमर्स से रहे हो, साइंस साइड से रहे हो, आपने क्लासिफिकेशन डेटा पढ़ा, जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। नेक्स्ट करते हैं।
यस, थर्ड इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए जो डेटा हमने तो एक बड़ा डेटा है that has been classified by using the class interval in a tabular form। और टेबुलर फॉर्म को फर्दर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्विकली हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। हालांकि ये भी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, यू मस्ट हैव रीड इन 10th एंड लोअर मैथमेटिक्स। तो ये बहुत सिंपल है। बेसिकली किसी डेटा को जिसमें रो एंड कॉलम्स हैं, उस रो एंड कॉलम्स को हम लोग ग्राफ के रूप में डालें या टेबल के रूप में डालें, तो दैट इज नोन एज फर्दर टेबुलेशन और फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसको थोड़ा सा आगे चलिए। पहले इनके ऑब्जेक्टिव्स, क्यों इनको हम क्लासिफाइड करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो डेटा की सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन हो जाती है कि वो किस तरह का डेटा है, और वन कैन सी एंड वन कैन एनालाइज एंड वन कैन ड्रॉ द कंक्लूजन बाय सीइंग, बाय ऑब्जर्विंग द क्लासिफाइड डेटा इन टेबल। इससे हमें पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट एक टेबल देखी थी, उसमें पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में हम देख के बता सकते थे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मीन्स कौन सा डेटा, कौन सा फैक्ट हमारा ज़्यादा उसमें आया है या कौन सा मिनिमम आया है। तो एक जस्ट हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है बाय यूजिंग द टेबुलेशन। फैसिलिटीज, कंपैरिजन ऑफ डेटा, हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन से क्लास इंटरवल में डेटा कम है, कौन से क्लास इंटरवल में डेटा ज़्यादा है। यस, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड वैल्यू। अगर किसी पर्टिकुलर डेटा को हम जान पाते हैं कि किस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में कौन सा डेटा ज़्यादा यूज हुआ है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसको हम इसलिए टेबुलर डेटा में हम लोग डालते हैं। प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, और एक ट्रेंड भी हमको मिलता है कि डेटा का ट्रेंड किधर की तरफ ज़्यादा है, यानी कि लोअर लेवल पर डेटा कम है या हायर लेवल पर डेटा कम है, या डेटा जो मिड का जो इंटरवल है उसमें ज़्यादा डेटा है। तो हमें एक ट्रेंड पता चलता है डेटा का। सपोज करिए कि 0 से 50 के बीच में मार्क्स अगर आ रहे हैं और मैक्सिमम 30 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 20 से 30 के बराबर बीच में हैं, तो हमें लगेगा कि हमारी जो क्लास में जो हाईएस्ट जो स्कोरर हैं वो 60% से ज़्यादा हैं, या उससे हमें पता चलता है कि यस, ट्रेंड हमारे डेटा का क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। देखिए क्लासिफिकेशन एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा हो सकता है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में जो हम डालते हैं दैट गिव्स अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। काइंड ऑफ टेबल, किस तरह की टेबल, इंफॉर्मेशन और क्लासिफाइंग टेबल, जर्नल पर्पज और रेफरेंस टेबल, स्पेशल पर्पज और समरी टेबल्स। तो पहला हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन क्लासिफाइड टेबल। सिंपल टेबल जिसमें एक आती है, सिंपल टेबल आपने देखा होगा, रोज, ये देखिए सिंपल टेबल है, क्लास इंटरवल लिया और उसमें हमने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स 1982 से 83 के बीच में इतने स्टूडेंट थे किसी स्कूल या कॉलेज में, इनका हमने ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। कॉम्प्लेक्स टेबल्स की हम बात करते हैं, तो इसको फर्दर इसको वो कर दीजिए, इसको एक्सटेंड। 1982-83 में 1500 बच्चे थे, लेकिन इसमें कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने मैरिड थे, कितने अनमैरिड थे, फर्दर हमने क्लासिफाइड किया, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टेबल। अगर हम जर्नल पर्पज के लिए कोई टेबल बनाते हैं, जैसे जर्नल पर्पज में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग सेंसस में जो डेटा यूज करते हैं या किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो डेटा हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज जर्नल पर्पज और रेफरेंस टेबल। आपने जब सेंसस का डेटा रिपोर्ट होता है, यू मस्ट हैव सीन, हम लोग लिखते हैं कि एज पर द पॉपुलेशन, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द मेल फीमेल रेशियो इज दिस एंड लिटरेट एंड इलिटरेट रेशियो इज दिस। तो वो पर्टिकुलर रेफरेंस के रूप में यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस टेबल और जनरल पर्पस टेबल।
स्पेसिफिक पर्पज और समरी टेबल ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, बट इसमें थोड़ा सा है। दीज टेबल शो ए स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटिंग टू डेटा एंड आर हेल्पफुल इन स्टैटिकल एनालिसिस। दे प्रोवाइड ए बेसिस for comparison by indicating a specific answer to given questions. These tables are also called text table, यानी कि special purpose summary table को हम लोग text table भी कहते हैं, as they are complementary to a given text. These tables indicate rates, percentage, average. For instance, take a study discussing the increasing rate of industrial accidents in a country. मीन्स आप इसको सोच लीजिए कि पहला जो डेटा है हमारा वो फॉर रिसर्च पर्पज है, दूसरा जो डेटा टेबल हमारी है वो रेफरेंस टेबल जिसको हम सेंसस या डिफरेंट जो गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें यूज होती हैं, और स्पेसिफिक पर्पज जो काइंड ऑफ जो कंपनीज या फैक्ट्री या अपनी जो और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या बैंक जो डेटा रिलीज करते हैं टाइम टू टाइम, वो स्पेसिफिक पर्पज होता है, यानी कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट या बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड होती हैं। ये देखिए ये इसको हम लोग स्पेशल पर्पज कहते हैं कि 1976 में कितने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुए थे, कितने कोल माइंस में मरे, यानी कि इनको बहुत सारे जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो बनाने में काम आते हैं, यानी कि विक्टिमाइज फैमिलीज को सब्सिडी या कोई हेल्प प्रोवाइड करना। इसलिए ये डेटा उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होती हैं। और जनरली ये डेटा किसी फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है ताकि उनके पता लगे कि पर्टिकुलर कितने एम्प्लॉय हैं, उनमें कितने एम्प्लॉय के साथ अगर कुछ हुआ है, कोई हादसा हुआ है, कुछ भी हुआ है, ताकि उनको फर्दर हेल्प की जा सके उनके डिपेंडेंट के लिए। या इवन गवर्नमेंट में भी बहुत सारे डेटा यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा लास्ट 2020 में ड्यूरिंग द कोविड-19 उस समय भी डेटा कलेक्ट किया गया है कि पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितनी कैजुअलिटी हुई और कितने फैमिलीज अफेक्टेड हुई, और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्लान्स भी किए विक्टिमाइज फैमिली को हेल्प करने के लिए, उनको एक तरह से सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टैटिकल टेबल्स। ये थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ नया नहीं है, आगे चलते हैं। क्योंकि जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसका टाइटल देंगे, उसका टेबल नंबर देंगे, उसके ऊपर हेड नोट करेंगे किसकी टेबल बना रहे हैं, उसके बाद में डिफरेंट कैप्शंस देंगे, बॉडी फील्ड, इवन फुट नोट भी बनाएंगे हम। फुट नोट में होती है कि ये इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है या इसका सिग्निफिकेंट लेवल क्या है। कोई भी टेबल ऐसे नहीं बनेगी, पहले उस टेबल का फिगर नंबर होगा, देन उसका टॉपिक होगा कि वो टेबल किस लिए बनी हुई है, उसके बाद में आप टेबल नंबर टाइटल दे सकते हैं, ये टेबल नंबर 10 है, टेबल नंबर 20 है। उसके बाद में ये आपके डिफरेंट कैप्शंस हैं, यानी कि हेड सब हेड। आप उस सॉरी जो टेबल दी गई है ऊपर, इसको देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका हेड है, ये डिफरेंट कैप्शंस हैं, कितने डाइड पर्सन्स हैं इंडस्ट्रियल में, कितने कोल माइंस में हैं, और नीचे अगर हम फुटनोट भी दे सकते हैं कि ये कौन सी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से डेटा है ये, और किस ईयर का डेटा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टैटिकल टेबल्स में हम लोग जो यूज करते हैं डिफरेंट टाइटल्स एंड सोर्सेस, उसको हम लोग रिक्विजिट ऑफ गुड स्टैटिकल टेबल। क्या एक गुड स्टैटिकल टेबल में क्या इंपॉर्टेंस है, वो थ्योरी है। गुड टेबल मस्ट प्रेजेंट डेटा इन क्लियर एंड सिंपल मैनर, यानी डेटा क्लियर हो, सिंपल मैनर में रिप्रेजेंट हो, टाइटल्स हो, ब्रीफ हो, टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल्स ना हो, उसकी सब एंट्रीज कैप्शंस बहुत क्लियर हों, हेड नोट क्लियर हो, टोटल सब कुछ उसमें दिया हो, इवन ग्रांड टोटल भी दिया हो, इसमें कोई डेटा है। ये सब चीज़ें एक अच्छी स्टैटिकल टेबल की क्वालिटीज़ हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिकल टेबल ही हमने अभी आपको बताया कि क्लास इंट्रो यूज करके इसके हेडिंग दीजिए, फिर इसके कैप्शंस दीजिए, देन सोर्स भी दीजिए, फुटनोट दीजिए, ये किससे रिलेटेड है, सोर्स कहाँ से आया है, ये सेंसस 2011 का है या
किसी रिपोर्ट्स का ये डेटा है, तो यहाँ सोर्स आप दे सकते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट, जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, नोट भी दिया है, साथ में आपको सोर्स भी दिया है कि दैट इज एनुअल प्लान 1987 और प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेज नंबर 335 का ये डेटा यूज किया गया है, टेबल यूज की गई है। इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आप इसको यू विल बी नो अबाउट द स्टैटिकल टेबल्स। अभी हमारे पास 2 ब्लॉक और हैं, इसको भी स्टॉप करते हैं, देन वी गो टू द नेक्स्ट। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। पानी पिएगी आप लोग भी, चाय मत पीजिएगा, पानी पीजिए। Yes, this is 4th unit of this block. इसको भी गो थ्रू करते हैं जल्दी फटाफट, क्योंकि इसके बाद में एक यूनिट शायद और बची है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अब तक जो हमने रॉ डेटा को क्लासिफाई करके क्लासिफाइड डेटा में कन्वर्ट किया, यानी कि टेबल में कन्वर्ट किया। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद टेबल में हमें क्या मिला, या तो मिड वैल्यू के कोरस्पोंडेंस में फ्रीक्वेंसी टेबल मिली, या फिर क्लास इंटरवल के कोरस्पोंडेंस में हमको ये फ्रीक्वेंसी टेबल मिली। उस टेबल को हम, उस डेटा को हम लोग डिफरेंट डायग्राम में, डिफरेंट ग्राफ में जब हम कन्वर्ट करते हैं टू मेक इफेक्टिव आवर प्रेजेंटेशन और टू अंडरस्टैंड इजीली एंड टू compare the things, so we draw the various kind of diagrammatic presentation। so इसको हम लोग पढ़ेंगे धीरे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसको। so पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है विजुअल प्रेजेंटेशन की। देखिए बहुत क्लियर है कि कोई भी डेटा अगर हमारे सामने न्यूमेरिक रूप में है तो दैट इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल,
अगर कोई टेबुलर फॉर्म में तब भी उसको हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी. इफ इट इज इन डायग्रामेटिक फॉर्मेट और काइंड ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में है, तो दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड and that is easy to comparison, that easy to draw some conclusion. इसलिए हम लोग विजुअल प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस यूज करते हैं, इवन फॉर रिसर्च स्टडी और इवन फॉर जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारी गवर्नमेंट की भी जो रिपोर्ट्स होती हैं टेबुलर फॉर्म के बाद उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है. इसलिए विजुअल प्रेजेंटेशन डेटा एलिमिनेट द डलनेस ऑफ न्यूमेरिक डेटा. न्यूमेरिक डेटा इज वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा बोरिंग भी होता है. सो इसलिए विजुअल प्रेजेंटेशन डलनेस को रिमूव करती है न्यूमेरिक डेटा की. कंपैरिजन ऑफ डेटा इज मच इजियर इफ इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. जैसे मैंने कहा कि डायग्राम को समझने में थोड़ी आसानी होती है, इजीली हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द लोकेशन ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. यानी कि उस ग्राफ से हम लोग पता कर पाते हैं कि हमारा डेटा किस स्टैंड का है, उसका डेटा का ट्रेंड किस साइड में है, उस ग्राफ से हम लोग पता कर पाते हैं. डायग्राम एंड ग्राफ्स आर बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. आपने देखा होगा कि कंपनियां अपने ग्रोथ को, डेवलपमेंट को शो ऑफ करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती हैं कि इन 1980 वी वर एट दिस स्टेज एंड इन 2024 or in 2023 our status is this. So they used to present their economic growth or social growth or human resource growth in diagramic form also. So principle of diagram, देखिए आपने भी पढ़ा होगा, कोई भी डायग्राम को हम लोग इसमें 2 डायमेंशनल में हम लोग बनाते हैं. यानी कि इसमें 2 एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. जो आपका परपेंडिकुलर जो एक्सिस है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो आपका बेस एक्सिस है दैट इज कॉल्ड, सॉरी, जो परपेंडिकुलर दैट इज वाई, एंड जो नीचे बेस वाला है दैट इज एक्स. आपको आगे शो में दिखेगा. इसमें डायग्राम इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ग्राफिक्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. आप ऐसे समझ लीजिए इसको. मैं आपको ग्राफ में जाने से पहले कोई हमें दिख जाए तो मैं आपको समझाना. यस, ये जो नीचे वाला है जो ईयर्स है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस. 1983, 1984 ये जो इतनी भी डेटा है यानी कि ईयर्स का जो डेटा है वो एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और वाई एक्सिस में इन ईयर्स में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना इनकम हुआ, इसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे. इस डेटा को हम लोग बोलते हैं बार डायग्राम, जिसमें छोटे छोटे ये जो ब्लॉक्स हैं ये ग्रोथ को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईयर वाइज ग्रोथ. डेट एम्प्लॉय की जो इकोनॉमिक है, या इसमें तो दिखाया है मारुति उद्योग का, इसमें एग्जांपल दिया है जिसमें एम्प्लॉय की जो सैलरी का ग्रोथ हुआ वो इस रेशो में हुआ, या उनकी जो इनकम हुई वो इस रेशो में हुई. इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम. सो हम कहाँ थे, हम ऊपर थे कि कोई भी डायग्राम बनाने के लिए हम उसके पहले एक्स लेते हैं, एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और हम डिसाइड करते हैं कि हम एक्स एक्सिस में कौन सा डेटा रखेंगे. जनरली कोई भी टेबुलर फॉर्म अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और जो राइट हैंड का जो कॉलम होता है उसको हम वाई एक्सिस पर रखते हैं. और आजकल इस डेटा को हम लोग इसकी यूज करके, इसका MS एक्सेल का यूज करके हम कोई भी डायग्राम बना सकते हैं. इफ टाइम परमिट आई विल आल्सो डू. मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं. सो टाइप्स ऑफ डायग्राम, 2 तरह के, सॉरी इसमें कितने तरह के डायग्राम्स हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल. और आज के तीनों ही डायग्राम आपके उससे एक्सेल में आप इजीली बना सकते हैं. दूसरे, अगर इसको हम फर्दर क्लासिफाइड करें, जस्ट अ मिनट.
सर कितनी देर होगी? सर कितनी देर लगेगी? या सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा एक कॉल था, लंबा कॉल था, तो हम क्विकली इसको खत्म करते हैं। तो डायग्राम की हम बात कर रहे थे, उसको हम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर तो डिफरेंट काइंड ऑफ है। एक सिंपल बार डायग्राम है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये काइंड ऑफ हिस्टोग्राम शो किए गए हैं। ये सिंपल बाई डायग्राम है। ये एक कंपैरेटिव बाई डायग्राम है जहां पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी कि एक्स के एक्स प्लस की तरफ भी और वाई के एक्स के एक्स, ये देखो ये जो ये है, अगर आप देख पा रहे हो जीरो, इधर को बोलते हैं हम प्लस का एक्स एक्सिस, इधर को बोलते हैं माइनस का एक्स एक्सिस। यानी कि दोनों तरफ अगर डायग्राम हो, बार अगर बने हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये सिंपल का है, लेकिन इसको मल्टी, चूंकि दो चीजें दिखाई हैं यहाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज दिखाई, बट इट इज सिंपल डायग्राम। ये भी एक सिंपल डायग्राम का तरीका है। मल्टीपल डायग्राम जहां एक चीज एक ही क्लास में तीन कैटेगरी हमने बना दी हो, मेल फीमेल दो कैटेगरी बना दी हो, या रूरल अर्बन और सेमी अर्बन बना दिया हो, यानी कि इस तरह के। ये देखिए 1985 में ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बाय डायग्राम होता है जिसमें हम लोग ये जो मल्टीपल है इसको हम ऐसे हॉरिजेंटली ना करके वर्टिकली इसको हम ले आए, यानी कि ये एक साइंस, उसके ऊपर आर्ट्स, उसके ऊपर कॉमर्स,
उसको हम सब डिवाइडेड बाय डायग्राम से बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए ये रहा, 1986 में पहले साइंस, फिर कॉमर्स, देन फिर आर्ट। हम लोग पर्टिकुलर ईयर में इस तरह से हम एक ही बार का यूज करके उसी में कंपैरिजन कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, बार डायग्राम। परसेंटेज इसका, अगर इसको हम बार डायग्राम को, ये भी वही बार डायग्राम है, ये भी वही है, सब डिवाइडेड बाय डायग्राम है। और इसको जब हम एक्सेल में जाते हैं तो इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। ये भी बार डायग्राम है। आगे चलिए, इसमें सब डायग्राम कहती है। इसको हम बार की ना जगह, बार ना यूज करके इसको हम अगर सर्किल यूज करते हैं, देन सर्किल बार डायग्राम हो जाता है। उसको हम रेक्टेंगल यूज करते हैं तो रेक्टेंगल बार डायग्राम हो जाता है। पाई डायग्राम आपने देखा होगा कि किसी एक, इसको एग्जांपल पढ़ लीजिए। एक हाउस होल्ड में फूड में इतने रुपए खर्च होते हैं, 800 रुपये, क्लोथिंग में 200, रेंट में 300, अदर एक्सपेंसेस में। अगर इसको हम बार डायग्राम में हम शेयर करना चाहें, शो करना चाहें, तो ये एक तरीका है। हम एक सर्किल लेकर के उसमें सबका हिस्सा अलग अलग हम बना देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बाय डायग्राम। मीन्स फूड में ये जो एरिया है, ये फूड का एरिया है, ये रेंट का एरिया है, क्लॉथिंग का है, पर टोटल इसका हम करेंगे तो दैट विल इक्वल टू 100% परसेंटाइल होगा इसका। अगर इसको हम सेपरेट परसेंट करेंगे तो ये 55, नियर टू 55%। और ये भी आपका इजीली आपका उसमें, मैं आपको एक एक्सेल टेबल शेयर करके मैं आपको बनाने का तरीका एक मिनट में जल्दी से मैं आपको शेयर करता हूं। मैं इसमें एक ख़त्म है, एक एक्सेल शीट आपको शेयर करते हैं। मैं खोल रहा हूँ एक्सेल शीट को। यस, सपोज मैंने एक एक्सेल टेबल आपके साथ शेयर की है। दिस इज द एक्सेल टेबल। यहाँ पे सपोज करिए ये हमारा टेबल है। इसको कर लेते हैं 9000, इसको कर लेते हैं 4000, इसको कर लेते हैं 2000,
और सपोज करिए हम इनको चार ओनली फर्स्ट 4 को हमें पहले बनाना है हमको पाई चार्ट। बहुत सिंपल है, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप चले जाइए जहाँ पे चार्ट बनाने का आपका इसमें होगा, कहाँ पर होगा, इंसर्ट, व्यू, ये रहा। देखिए कॉलम डायग्राम बनाएंगे तो इसको क्लिक कर दीजिए, लाइन डायग्राम बनाएंगे इसको बना दीजिए, पाई डायग्राम बनाना, सपोज मुझे पाई डायग्राम बनाना है तो ये आपका एक पाई डायग्राम बन के चला, ये बन गया कि आपने इस जो 4 पैरामीटर 1 2 3 4, और अगर आपको इसकी जगह कुछ ये बनाना है आपको तो इसको भी ये शेयर करेगा। तो इस तरह से आप आजकल जो इजीली अवेलेबल हैं आपके कंप्यूटर में उनको आप यूज करके कोई भी बार डायग्राम, पाई चार्ट, जो भी आपको चाहिए वो सारे के सारे चार्ट आप बना सकते हैं। चलिए एक टॉपिक और बचा हुआ, उसको जस्ट क्विकली हम लोग शेयर करते हैं आपसे और फिर ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का ही पार्ट है, लास्ट इसका यूनिट है। एक थोड़ा बड़ा टॉपिक था ये इसका, तो 5 यूनिट थी अल्टो। यस, ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। पिछले में हमने पढ़ा टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल। यहाँ हम इसको और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि है वही उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। पहले हमने सिंपल बार डायग्राम पढ़ा, इसमें आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ बार डायग्राम पढ़ेंगे, लाइक हिस्टोग्राम। देन उसके बाद में लाइन बाई लाइन जो आपको मैंने अभी दिखाया, उसमें आपको एक्सेल टेबल में भी दिखा, इस तरह का भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये हिस्टोग्राम बाय लाइन है और ये हिस्टोग्राम बाय रेक्टेंगल्स जो हम लोग यूज करते हैं उसके द्वारा है। आगे चलिए, लाइन डायग्राम है ये भी लाइन डायग्राम है। अगर दो या दो 3 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो आप देख रहे हैं इसमें 2-3 लाइन है, ये बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये ग्रोथ रेट है। यहाँ पे 3 वेरिएबल का आपने लाइन डायग्राम बनाया है। मिक्स ग्राफ है और इसको मिक्स करेंगे तो इसमें डिफरेंट काइंड के पैरामीटर लेंगे, सेल्स, परचेज और बहुत ईयर वाइज ले सकते हैं इसको। ये रेंज ग्राफ हैं, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, जिसमें मैंने कहा कि एक आपका हिस्टोग्राम हो सकता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कर्व हो सकता है, ओजाइव जिसमें हम लोग जो क्लास इंटरवल की जो क्लासिफिकेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी का अगर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तब उसका ग्राफ बनाएं, दैट इज नॉन एज ओजाइव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। हिस्टोग्राफ हमने, ये आपके पास टेबल है, इसको हिस्टोग्राम में डाला है आपको यहाँ पर। दिस इज हिस्टोग्राम ऑफ दिस डेटा। ये आप इजीली एक्सेल में डाल के इसको बना सकते हैं। ये भी हिस्टोग्राम का है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज करके, डिफरेंट टेबल को यूज करके आपको हिस्टोग्राम शो किए हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। वेरिएबल्स मीन्स आप इस हिस्टोग्राम का अगर मिड पॉइंट को आप जोड़ दें तो वो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। पॉलीगन मीन्स जहाँ पर ये रेक्टेंगल्स यूज नहीं हो करके, इनके जो आपके रेक्टेंगल्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ करके बाकी को आप मिटा दीजिए, तो ये जो आपका है ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इसको अगर हम ये आपने देखिए, आपने अगर इसको कट को थोड़ा सा आप हल्का सा रनिंग में ले लें तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाता है।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप देखेंगे कॉर्नर्स बन रहे हैं, यहाँ पे इन कॉर्नर्स ना बना करके इसको हल्का सा सर्किल के फॉर्म में या कर्व के फॉर्म में लेते हैं, तो इसको यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ही फ्री हैंड से अगर आप लिख देंगे तो फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा ये। और साहब मैंने आपको बताया ये फ्रीक्वेंसी कर्व ही है, लेकिन चूंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का है इसलिए हमेशा ऊपर जाता है, कभी नीचे नहीं जाता, ये हमेशा ऊपर जाएगा ये। ये वजाइब है। नेक्स्ट क्या है? चलिए बच्चों, आज के लिए आप भी थक गए होंगे, आई एम आल्सो टायर्ड। कल मिलते हैं आपको इसी समय, और नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा पढ़िएगा। हैव ए गुड डे, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night, sir. हेलो, कोई है? हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। भाई सो गए क्या?